Sir, sorry for the technicalities. It's just No, not at all. Not at all. It happens everywhere, all over the world. ये तो कोई, and it's a norm. It's a norm now. It's a part of the norm. Yes. It's a part of the norm. That's not an issue. तो आपने इसको पूरा डॉक्यूमेंट्री इसको पीपी पावर पॉइंट में ले लिया? जी सर, हमने इसको पावर पॉइंट में so I can right now I think I can start. So I hope this is live on Facebook. I just want to make sure that the view we are seeing right now is the same we will be seeing on the Facebook. So I hope it's the same. Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम आजम अली शेर है और मैं खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन का CEO और फाउंडर हूँ. आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिकली खैरकुन पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस सीरीज का एक सेशन है और इस सेशन में जो हम बात करेंगे वो थैलेसीमिया अवेयरनेस से रिलेटेड होगा कि किस तरह हम ब्लड को डोनेट कर सकते हैं और बाकी मुख्तलिफ किस्म के कामों से थैलेसीमिया को जो है उसकी स्प्रेड जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं सोसाइटी में और किस तरह हम जो है ना एज ए ह्यूमन बीइंग जो है ना वो दूसरों की लाइफ्स को सेव कर सकते हैं. तो ये जो सेशन है पर्टिकुलरली इस सेशन के अंदर हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं ये खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑनर की बात है कि डॉक्टर आसिम किदवाई जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं. डॉक्टर आसिम किदवाई का जो ब्रीफ से इंट्रोडक्शन ये है कि वो ह्यूमन फिजिशियन है और उसके अलावा लीडिंग जो है पाकिस्तान के अंदर हेमाटोलॉजिस्ट है यानी कि ब्लड बोर्न जो डिजीजेज होती हैं या डिसऑर्डर्स जो हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं. इस सेशन की जो ब्यूटी है जो मेरे नज़दीक है जो कि खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्लोगन का पार्ट है कि हम सदका जारिया को बहुत एम्फसाइज करते हैं. तो डॉक्टर आसिम किदवाई के जो पर्सनैलिटी में एक प्यारी बात यह है कि वो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जो कि अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन है. ये फाउंडेशन बेसिकली उन्होंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट और उनके लिए सदका जारिया के तौर पर बनाई है. वो इस फाउंडेशन के CEO और फाउंडर हैं. अफजाल मेमोरियल ट्रांस थैलेसीमिया फाउंडेशन जो है काफ़ी सालों से पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है और इसके अलावा डॉक्टर आसिम जो हैं अपनी जो रेगुलर प्रैक्टिसेस है मेडिकल प्रैक्टिसेस के अलावा बहुत सारी और भी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके कंसल्टेंट भी हैं, उनको गाइड भी करते हैं और उसके अलावा जो भी डिफरेंट किस्म के ब्लड से डिसऑर्डर से रिलेटेड इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में पॉसिबल हो सकते हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं यानी कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो एट द सेम टाइम जो है वो सर्व कर रहे हैं. तो आज का ये जो सेशन है ये दोनों तरह से एक अवेयरनेस है प्लस ये एक इंस्पायरेशन भी है हम सब के लिए कि किस तरह एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो है वो सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड आस्क डॉक्टर आसिम कि वो ये जो सेशन है इसका बाकायदा आगाज़ करें और हमारे साथ जो डिटेल्स हैं अफजाल मेमोरियल फाउंडेशन थैलेसीमिया फाउंडेशन की प्लस एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा जिसमें आप सब लोग डॉक्टर आसिम किदवाई से जो है लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो उनके आंसर देंगे. Once again, thank you so much, Dr. Asim Kidwai, for joining us today. तो हमारा जो सेशन है for the participant, I would try to just say कि the mode of communication we are gonna prefer in this session is English. Not English, it's basically English plus Urdu. So because most of the participants are from Pakistan, so it would be better if we speak in Urdu. Thank you so much, sir. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me. Sir, you should have a control to the presentation. Yeah. Okay. So, I'll go back to the, I'm just, it's a bit slow, थोड़ा सा delay होगा क्योंकि 1-2 second का, so just please accept that. Thank you very much. मुझे आप लोगों ने invite किया on this forum to talk about AMTF Helping Blood Disorders program, as well as
my perception towards the blood disease as well. पहले मैं अपना थोड़ा सा बता दूं कि मेरा अपना बैकग्राउंड जो है, मेरी अपनी ट्रेनिंग जो है वो पीडियाट्रिक मेडिसिन है, फिर हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी है, इनमें मैंने रेसिडेंसी प्रोग्राम अपना कंप्लीट किया. Then I've done one fellowship in hemoglobinopathies from University College London Hospital. और hemoglobinopathies में fellowship मेरा अपना personal interest है. और जो passion है मेरा काम करने का, वो it's very simple. It's by heart that community health care जो है, that needs to be taken care in a better way. हम और आप कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें अपने अपने लेवल पे. ब्लेम गेम से बेहतर है काम करें. हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पूरे सिस्टम को बोलते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है. तो मैं हमेशा आई जस्ट सी हाफ ग्लास फुल. मुझे हाफ ग्लास एम्प्टी नजर नहीं आता. मेरी अप्रोच नहीं है. दैट इज नॉट माई थॉट प्रोसेस. माई थॉट प्रोसेस इज हाफ ग्लास फुल. और उस जो आधा ग्लास खाली है, just try to fill it, and that is only possible once we are able to put our efforts towards the system. अगर सिस्टम कमजोर है तो कोई बात नहीं, आप हेल्प आउट करें. हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में हेल्थ स्ट्रक्चर है, काम कर रहा है. ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, बहुत काम कर रहे हैं. तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि स्टेट के साथ उसको फैसिलिटेट करें, उसको हेल्प करें जो कर सकते हैं. सो ब्लेम गेम नहीं. तो इसी उसके ऊपर काम करते हुए आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट विद माय टीम. अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ दिस अ बिग टीम. डेफिनेटली देयर इज वन वे ऑफ डूइंग इट. एक आदमी होता है जो सोचता है, जो उसको लेके चलता है, उसके पीछे एक टीम होती है और वो टीम उसके साथ काम करती रहती है, उसके फॉलो करती रहती है. मेरे जहन में हमेशा ये रहा कि people ask me why thalassemia first. तो इसलिए thalassemia is because it is the most common inherited disorder in Pakistan. Thalassemia multi system disorder है, यानी कि इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर्स की तरफ जा सकता है. तो इसका मतलब है आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की जरूरत है. We call it AMDT. Since they're a multi-system disorder that requires a team which is efficient in different specialties so that they can take care of the systems. तो थैलेसीमिया अगर आपने सही तरीके से ट्रीट कर लिया तो इसका मतलब है कि आप और ब्लड डिजीजेस को सिस्टम में अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर तरह की फैसिलिटीज जो हैं वो मौजूद होंगी. That was the intention behind it. So we started in 2003. Just to share this one slide, that human blood, it contains red blood cell, white blood cells, platelets, clotting factors, bone marrow, ये सब चीजें. और हम ये देखें कि अगर इनमें से if anything gets affected, so we need a setup where you go in USA and Canada. First you go to the family medicine system. From there you get referred to a specialty clinic, and there's a department where they can take care of things. पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, मगर ज्यादातर उन लोगों के लिए जिनके जो या तो मेडिकल फैसिलिटीज थ्रू कंपनीज अफोर्ड कर रहे हैं या फिर मनी कैन बाय. जो मैं कहता हूँ जिन वड्डा और माई भागी, उसका क्या होगा? उसको कौन देखेगा? उसको कौन सपोर्ट करेगा? उनके लिए कुछ भी नहीं है. तो जो सिस्टम डेवलप हो रहे हैं वो शायद उन्हीं के लिए है. और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. तो मैं कहता हूँ शायद ये सब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं. आम आदमी के लिए काम कर रहा है. तो जब ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, once there is a red blood cell disorder or white blood cell disorder or any kind of cell line which is disturbed,
you need to have a structured program available for them. Unfortunately, not in Pakistan. अभी तक ये इस तरह के systems नहीं हो. हमने इसको शुरू किया था 2003 में. Now it's the ये पहला पाकिस्तान का NGO level पे hospital है. That is a 52 bedded hospital with everything under one roof. और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि it has everything, includes intensive care unit भी है, step down भी है, it has ward, it has diagnostic facilities, it has ultrasound, color Dopplers, dental setup, digital OPG, digital X-ray, a very good daycare, RICAS certified lab, and everything is for those who are non-affording, who cannot take care of their expenses. So whenever the patient comes to us, वो registered होता है, and all the services from there. Nobody is going to ask about your health card, about your bills and everything. You get the treatment, and at the end of the day, you say thank you very much. वो आपको दुआएं देते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, and that makes my day as well. That makes the day of my team as well. So that's how we're doing it. ये थोड़ी सी slides में I just wanted to share with you that अगर हम देखें thalassemia में, there are different kind of most common disorders which are there in Pakistan, जिसमें हम देख रहे हैं कि beta thalassemia ज़्यादा है, alpha इतना नहीं है. I have seen hereditary spherocytosis, which is very common, aplastic anemia and bone marrow failures. Hemophilia is again very common here. Then ITPs, acute platelet disorders. Now dengue fever is there. फिर white blood cell disorders भी हैं, और तो ये कई चीजें हैं जो यहाँ पे मगर the question is कि the quality services are severely lacking in our system. तो हम उस चीज का हिस्सा है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से हम उस पे चले जाएं. Now if I go to this slide, कि हम look at this some glimpse of AMTF helping blood disorders program. ये एक छोटा सा data है, a snapshot of since we are doing for the last 18 years. तो ये सिर्फ मैंने एक snapshot आपको 2018 का मैं एक show कर रहा हूँ, और ये snapshot है कि हमने जो number of free blood transfusions which we did in 2018 was 5,833 transfusions were given to these patients. And then in 2019, it was more than 7,000 transfusions. These are the actual picture of our daycare unit. And it has been designed with the help of psychologists and the doctors. It is not just we have taken pictures from somewhere and it has been pasted. It is through a rationale that look, the quality, jitna time patients aapke paas rehte hain, just try to make them a prime time for them. Try to, hum jitna time wo mareez aapke paas aa rahe hain, nobody likes to come to the hospital. Everybody knows. But whatever time they are coming in, try to make their time as a quality time. उस वक्त तक कम से कम वो अपनी बीमारी को भूल जाएं. ये एक फील है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक काम है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक ताल्लुक है, ये एक मेहनत है, और ये एक थॉट प्रोसेस है. How you need to help your friends, your brothers, your sister, your community. और हम हमेशा इस बात पे I believe के बहुत एक घिसा पिटा सा जुमला है, when there is a will there is a way. Very important. होता ऐसे ही है, आप शुरू करते हैं और फिर ज़माना आपके साथ चलना शुरू कर देता है. We started this project with, अगर हम
30,000 rupees. और ये आज पूरा पाकिस्तान इसको 18 से 20 करोड़ रुपए डोनेट करता है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए. And not a single patient is never charged with any kind of money. Community services, we have very good community services. जैसे कि हम US और कनाडा में देखते हैं, उनके बाद CVS है US में, वो चेन है. शॉपर ड्रग मार्ट जो है कनाडा में, क्योंकि मैं कैनेडियन रेसिडेंट भी वहाँ मूव करता हूँ, तो उस तरह वो कम्युनिटी सर्विसेज हैं. तो हमारे पास वेरी गुड ट्रेन फार्मासिस्ट, दोज हु आर and these are the actual pictures of the project. It is not there, not a single chain has been made. So whatever is there, हम दे रहे हैं. और ये सब medicines जो हैं उनको हम free उनके पास हम उसको लेके चलते हैं. और we have if you see the there's one data snapshot. मैंने बीच में से एग्जांपल नहीं है क्योंकि हम बहुत सारा डाटा हम नहीं दिखाना चाह रहे. हम उसमें कि हम डाटा पे बात नहीं करना चाह रहे. डाटा तो बहुत है, हजारों ट्रांसफरेंस कर दी हैं, हजारों ओपीडीज कर दी हैं. ये एक स्नैपशॉट दे रहे हैं कि 2018 में जो हमने ब्लड बैग्स और ये इशू किए हैं तकरीबन more than 6,300. And these are our diagnostic services. It is according to the standard of American Academy of Blood Banking. It's all Korean based. People are working. They are, and it's a 24-hour setup. The kind of setup which is like, and we are registered with our local organizations as well. And then we have a very good team of 140 people जो वहाँ पे काम कर रहे हैं. And you can appreciate the quality. Because दुनिया भर में काम जो है वो क्वालिटी पे होता है और हम हर चीज को स्टैंडर्ड्स को SOPs को रन करते हैं the way it has to be run. And then there are some snapshots of the number of free diagnostic tests we have performed. In 2018 was more than 20,000. In 2019 it was more than 27,000, something like that. तो ये और बैक टैग्स ये आपके सामने नजर आ रहे हैं. आप जो लोग टेक्निकल साइड के हैं, they should be knowing that what kind of equipments we are running on, and it is all with the help of the people of Pakistan as well. From different countries, people are supporting us for these projects, including government of Japan, government of Switzerland, Turkish government. Then we have local friends from USA, Islamic Medical Association of North America. Then we have Charity Way Foundation, Eye Care Foundation. There are multiple banks, institutions, donors. I'm so thankful to all of them for supporting the cause. This is some quick pictures. I'm just sorry for the delay, but it is a slight delay which coming. So it is like we have the digital X-rays and Dopplers and ultrasound, and look at the services we are performing these days. And these are some of the real snaps of patients. के अंदर the leading cause of death in thalassemia is iron overload, which goes into the organs, causing secondary hemochromatosis. And because of the secondary hemochromatosis, which is iron overload, उसके बाद उससे जो है फेंटॉन रिएक्शन, फ्री रेडिकल इंजरीज होती हैं और मायोसाइट फेलियर हो सकता है और उससे डेथ हो सकती है. तो उसके लिए फिर हमें कार्डियक क्लिनिक हमने उसको प्लान की है. This is one of the very beautiful blood donation center in Karachi, in Pakistan. And you can appreciate the kind of quality. It looks like you are in some NASA shuttle station. That kind of look is coming out of it. But actually, this is a blood donation center. And this center is in Karachi. इससे हमने तकरीबन 4 से 5,000 डोनर्स को हम यहाँ पे ला चुके हैं. Teleform is, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है. This is one of my published literature in the blood transfusion journal में.
और विद स्ट्रक्चर है, ये पब्लिश हुआ है डिजाइन के साथ। सेलिफोम मीन्स सेविंग अ लाइफ इन फ्रंट ऑफ माई आईज। और ये कॉन्सेप्ट ये था कि इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन अ डोनर एंड अ बेनिफिशियरी इन रियल टाइम, हाउ यू कैन डू दिस। तो हमने क्या किया है कि प्लेसमेंट ऑफ द ब्लड डोनर opposite to the transfusion area with a segregation of glass. So by once they donate the blood, actually they watch their beneficiary receiving the transfusions. So what happened? There's a kind of emotional bonding which might trigger them so that they can come back and give the blood donation whenever the next call is given to them. So that's how this concept came to our mind, and we implemented it in Karachi. Now the second Celiform setup will be soon launched in Lahore. ये 5 chairs का है, वो 12 chairs का है, और उसका भी यही कॉन्सेप्ट है। वो संदस फाउंडेशन, उसको भी मैं देखता हूँ, तो उसका जो नया फ्यूचर संदस फाउंडेशन का जो रोड मैप है, इट्स डिजाइन बाय माई सेल्फ, और वो तकरीबन इंशाल्लाह 11-12 फ्लोर का जो है वो डेवलप होगा। उसको यासीन खान साहब उसको देख रहे हैं। उन्होंने मुझे ऑनर किया है कि मैं उनका ये प्रोजेक्ट डिजाइन करूं, तो मैं उनका ये प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा हूं, तो वो इंशाल्लाह उसमें आपको ये भी नजर आएगा। देन वी हैव ये हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट है। इफ यू अप्रिशिएट, इट्स अ 5-bedded इंटेंसिव केयर यूनिट, and it is since 2012 it is here. There is a typographic error. It is not from 2003, it is from 2012. ये पाकिस्तान का पहला ब्लड डिजीजेस का आईसीयू है, और अभी तक हम इस आईसीयू से तकरीबन 6,500 पेशेंट्स को 6,500 पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं, एंड 2018 में हमने 446 पेशेंट हमने ट्रीट किए थे। और दिस इज वन टीम ऑफ ये पाकिस्तान की पहली ब्लड डिजीजेस की आईसीयू की टीम है। ये बड़ा मुझे, आई एम वेरी मच ऑनर्ड। मैं इस पिक्चर को बड़ा रखता हूँ अपने पास, क्योंकि ये वो टीम है जिसने पहली बार ब्लड डिजीजेस में काम शुरू किया था इंटेंसिव केयर यूनिट की मैनेजमेंट में। सो दिस इज वन टीम विच इज देयर, और अब ये तकरीबन 8वां साल है आईसीयू का। नेक्स्ट इसको, तो ये अब इसमें से कुछ लोग हैं जो लीडिंग पोजीशन में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और इसको लेके चल रहे हो। और ये इससे फायदा ये हुआ है कि हमने 5 साल हमने चिल्ड्रन कैंसर को इंडस को हमने 5 years वी हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर द पेशेंट्स, और अब इसमें से कई लोग फिर ट्रेंड भी हो गए हैं और वो आगे चल भी रहे हैं इसमें। तो दैट्स ऑल, ये एक सर्विस का। इसके बाद हमने वी हैव डेवलप्ड एचडीयू, एंड देन वी हैव डेवलप्ड स्टेप डाउन 2 बेड का हमने कार्डियोलॉजी यूनिट भी डेवलप किया है। सो इट इज नाउ 52 bedded organization which is working for the betterment of blood diseases, especially thalassemia. Now we have some patients with some of the other diseases as well, but majority जो है इसमें बीटा thalassemia major के patients हैं, उनके लिए management इसमें हो रही है। I'm unable to go further out with this slide. So yeah, now we are just, thank you. So अब मैं more than 13-14,000 हमने OPD free की हमने 2018 में। So ये हमारे clinics हैं. There's a 5 clinic. We have multi-specialty team. We have family medicine. We have pediatrician. Myself as a hemoglobinopathies expert. Then we have orthopedics. We have hematology, oncology, infectious diseases. तो काफी लोग हैं जो इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये there's one picture which is about OPD. This is blood donation advocacy bus. ये propose किया था मैंने
16-17 में कि we should have an advocacy bus wherever we can go, we can educate. Red bus का concept तो आप सब लोगों को पता होगा. It is red bus in Canada or America. People host red bus. So whenever they come, वो आते हैं, वो blood donation के लिए request करते हैं, and then all the day they stand there, people come and donate the blood. So this is the same kind of red bus is here. And हमने बहुत सारे कोविड के दौरान भी हमने बहुत सारे लोगों को हमने ब्लड उस दौरान लिया. And this bus is next week is probably heading towards शिकारपुर. और and then हमारा प्लान ये भी है कि after COVID हम लाहौर में भी इसको 7-8 दिन we will be staying for like 15 days, something like that, so that it should be moving all over Punjab as well. So this is, और ये इसके अंदर 4 बेड है. ये हमने टोक्यो से रेड क्रॉस से डिजाइन करवाई थी, and from there it came to us through with courtesy government of Japan. We have like some of the recognitions which we have received from some of the major one I just wanted to share with you. One is we were the winner of I Am the Change. I Am the Change जो है, it's a very prestigious award from Angro in the health sector. इसकी खास वजह ये थी कि कई लोग पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं. No wonder they have done, जो करते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, और इसलिए ये अवार्ड शेयर्ड होता है कि 3-4 लोगों को एक साथ दिया जाता है. बट 2016 की खास बात ये थी कि we were the only one who were nominated and we won that award, I Am the Change. Then innovation to invention पे हमें higher education में मुख्तार साहब, मुझे याद है कि वो आए थे उसमें. So I received a gold medal from them on South Asia Triple Helix Award. Then Cambridge IFA Child Welfare 2019. ये हमें मिला था. I went to Indonesia to receive that award because we received it because we treated ICU में हमने more than 5,500 patient over 7 years हमने treat किए थे, और उन बच्चों से किसी किस्म के पैसे नहीं लिए गए थे. ये कुछ उसके glimpse हैं. ये कुछ मेरी टीम है जो खड़ी हुई है और वो रिसीव कर रही है मेरे बिहाफ पे ये अवार्ड. Some of my South Asia Triple Helix Award type. And then there's some of the, recently we received it like in 2019 before COVID. So I went there and to receive this award from in Indonesia. So these are some of the, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि otherwise they're all piece of metals and that's all. It is worth if it is better served. Otherwise in awards का कोई मेरे ज़हन में मेरे सामने कोई माने नहीं है इन अवार्ड्स का. ये अवार्ड्स जब आपको सही लगते हैं, जब इसके अगेंस्ट वो सर्विसेज भी दी जा रही होती हैं, तो मेरे लिए सर्विसेज देना इम्पोर्टेंट है. एक्नॉलेजमेंट दुनिया भर फिर करती रहती है, तो उससे देयर सम ऑफ द यूरोपियन यूनियन के साथ कैनेडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड देन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड हेमोस्टेसिस. सो हम इनके साथ कांटेक्ट में रेगुलर रहते हैं, मेंबरशिप्स ली हुई हैं, इनके साथ हम रेगुलर कोशिश करते हैं कि अपने आप को अपग्रेड करें, अपने चीज़ों को शेयर करें इनके साथ. दिस इज समथिंग व्हिच आल्सो पेशेंट्स हमारे पास अब मोर देन 1800 पहुंच गए, और वो उनमें ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो थैलेसेमिक्स हैं, फिर प्लास्टिक्स भी हैं, हेमोफिलिक्स भी हैं. हमारे ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस हैं वो डायग्नोस्टिक्स पे ज़्यादा होते हैं, ट्रीटमेंट पे ज़्यादा होते हैं. दैट्स व्हाई पीपल आस्क अस कि आप लोग इतना ज़्यादा मीडिया पे नज़र नहीं आते. सो वी हैव नो एक्सपेंसेस फॉर द मार्केटिंग, वी हैव मोर एक्सपेंसेस टुवर्ड द ट्रीटमेंट. तो हम उस पर ही अपने आप को महदूद रखते हैं. These are some of the partners. ये इसमें जगह नहीं थी मगर बहुत सारे इसमें आपको नज़र आ रहे हैं. इसमें यूएसए से माना भी है, इसमें मित्सुबिशी मैनहट्टन है, इसमें से आईटी की एक है यूएसए की टीम, आईटी टेक, वो हैं हमारे साथ. फिर उसमें पाकिस्तान से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बायर इंटरनेशनल है, फिर हमारे साथ सिरात है इसमें, देन वी हैव इनफाक, देन वी हैव ईएफयू, मैं नाम लूँ बहुत सारे. So I'm just showing you Al Baraka and others. It's because
कितने सारे लोगों का हम पे ट्रस्ट है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये इतने बड़े बड़े नाम हैं, मगर ये हमारे काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो these are some of the countries। एक तो लोकल लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ जापान 2 दफा हमारे साथ फंडिंग कर चुके हैं, मलेशिया रेगुलर हमारे साथ, थाईलैंड, श्रीलंका, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे जो है हमें रेगुलर सपोर्ट करती है, हमें कोशिश करती है कि किसी ना किसी जगह एक्नॉलेज करें। तो ये इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑलरेडी आई हैव मेंशन, they are helping us different ways। इस वक्त हम मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारे हम देयर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग। और इस वक्त सबसे अच्छी बात यह कि जितने भी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं कराची में, उनकी जो इमरजेंसी केयर है उसको हम फ्री एक्नॉलेज कर रहे हैं, फ्री हम सर्विसेज दे रहे हैं। उसके अलावा सुंदर फाउंडेशन का जो फ्यूचर विजन है, इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय माय सेल्फ। कलरकार जो है उसका रोड मैप हमने टाइपोग्राफिक सॉरी इसमें, मगर कलरकार जो है उसका हम एक सिस्टम है उसको हमने डेवलप किया है। दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। तो हेल्थ सर्विसेज के ऊपर सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, ये वो बच्चे हैं जो मेरे पास बहुत छोटी उम्र में आए थे ना, दे आर, जो बच्चे मेरे पास those come at the age of 6 months, now they are 22 years, 23 years old. Those who came to me at the age of 10 years, they are 36 years old, 37 years old. So as like the life is going on, ये जवान हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। The question is, अपने अपने काम करते रहें, अपनी जिंदगी में जितना कुछ हम लोगों के लिए कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारा वो है कि सेंटर ऑफ ब्लड डिजीजेस, इसके साथ प्राइमरी हेल्थ केयर हो। ये हमारा, जितने लोग उसको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन हैंड विद अस, कम टू दिस प्रोजेक्ट। फेसबुक ज्वाइन करें इसकी, यू कैन come to the LinkedIn, you can talk to me, you can talk to us through Azam, Dr. Azam as well. So we all can help this project so that it can be available for Pakistan, not for Karachi, for every city. तो इस पे हमारा यही, इसको लेके हम चल रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है, काफिला बनता जा रहा है, and that's how we are doing it. So this is some of the हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो वो है कि www.afzalfoundation.org, और वो उसकी ये इसकी फेसबुक है जो आप विजिट कर सकते हैं। ये इसकी, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो समझने वाली है कि जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर पे हम किसी किस्म की जो है ना, वी आर नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन एनी काइंड ऑफ, उनकी मेडिसिन्स हो, उनकी ट्रीटमेंट हो, उनकी इमरजेंसी केयर हो, everything is quality, and we try our level best within our limitation, that, and our intention is always, why not to give the better quality services to all, and that's only possible with a commitment, with a larger team, understanding the strategic intent, vision, mission, and future plannings about the organization। तो हम इसको उसी तरीके से लेके चल रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 52 बेड का ये हॉस्पिटल है, और हम कोलैबोरेट पंजाब में भी कर रहे हैं, हम कोलैबोरेट सिंध में भी कर रहे हैं, हम कोलैबोरेट जो है इंटरनेशनली भी कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ वी डूइंग इट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज के बच्चे जो हैं, और जो बच्चे जो कि ब्लड डिजीज के साथ हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है कि वो, उनको ब्लड डिजीज, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी को भी हेल्थ इश्यू तो किसी को भी हो सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं या नहीं है, और अगर वो सॉल्यूशन मौजूद हैं
तो वो मिलने चाहिए। वो किसी एक खास किस्म के लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए होनी चाहिए। हम इसी पे काम कर रहे हैं, हम इसी के साथ हम लेके चल रहे हैं। थैलेसीमिया के बारे में देयर डिफरेंट काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है। रेड थैलेसीमिया इज ए इट्स ए हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर, और इसके अंदर रेड ब्लड सेल हैं, इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर 120 डेज है तो वो 30-35 डेज पे पहुंच जाती है। सो व्हाट हैपन कि जल्दी देयर इज ए ब्रेकडाउन अर्ली, और उससे क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है, सिवियर एनीमिया होता है, और ये कंजेनिटली ये इनहेरिटेंस के साथ होता है। इफ द कपल इज थैलेसीमिया माइनर, यानी कि एक मियाँ और बीवी दोनों माइनर हैं, सो देयर आर 3 प्रोबेबिलिटीज ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। 50% चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो कैरियर पैदा होगा लाइक देयर पेरेंट्स, which doesn't need any kind of treatment. 25% चांसेस हैं कि बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, एंड 25% चांसेस हैं कि बच्चा ऐसा पैदा होगा जो कि एवरी मंथ और एवरी 15 डेज उसको ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। हमारे मुल्क में बीटा थैलेसीमिया कॉमन है और अल्फा थैलेसीमिया हमारे यहाँ कम है। सिकल सेल नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा है, हमारे यहाँ नहीं है, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट डिजीज टू ट्रीट। बीटा थैलेसीमिया हमारे यहाँ ज्यादा है, और बीटा थैलेसीमिया में हमें इसके डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। 6 मंथ्स की एज पे फीटल हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू होती है, HbA बननी चाहिए, वो बनती नहीं है, और उस वक्त ये एनीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। एंड देन पेडियाट्रिशियन इनको देखते हैं, इनका कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, उसमें HB लो आती है, उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रेमिक एनीमिया आता है, और एनिसोसाइटोसिस, ये सब चीजें आती हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे एडवाइज द HPLC बेस्ड और इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड डायग्नोसिस, और उस पे HbA2 जो है वो मोर देन 3.5% होती है, फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ी हुई होती है, और उसको काउंटर चेक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू भी कर सकते हैं, सब चीजें होती हैं। वंस दे आर डायग्नोस्ड विद बीटा थैलेसीमिया, तो फिर ये किसी भी थैलेसीमिया सेंटर के साथ अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद इनको हम हाइपर ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल पे रखते हैं। क्योंकि इनकी हीमोग्लोबिन डिफिकल्ट होती है, हर दफा ब्रेकडाउन होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर दफा ये हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होने से पहले इनको टॉप अप कर दें। क्योंकि ज्यादा हीमोग्लोबिन बार बार जो ड्रॉप डाउन होती है तो रेड ब्लड सेल ब्रेक होते हैं, उसमें से बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, यूरिक एसिड निकलता है, बिलिरुबिन निकलता है, बिलिवर्डिन निकलता है, तो एक्स्ट्रा और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होती है, जिसमें फिर वही खून बनाता है जो उसके पास होता है, विच इज नॉट ए क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर आपके ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, स्प्लीन को वो काम करना पड़ता है, बोन्स को काम करना पड़ता है, तो इनकी फ्रंटल बॉसिंग हो सकती है, फेशियल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, उसके साथ साथ स्प्लीन एनलार्ज हो सकती है। जैसे कि किसी भी ऑर्गन को आप ज्यादा काम कराएं तो वो हाइपरट्रॉफी हो जाता है, इस तरह बोन की और स्प्लीन की हाइपरट्रॉफी, और एक स्टेज वो आती है कि वो इतना लार्ज हो जाता है स्प्लीन के, वो मिड लाइन क्रॉस करता है अम्बिलिकल को, और ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल की तरफ चला जाता है। स्प्लीन हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, वो इन्फेक्शंस को बचाती है, तो इसलिए हमें इसको बचाने के लिए इनको टॉप अप रखना पड़ता है, ताकि इनका ये सिग्नल जिस्म में ना जाए, और इनकी हम हीमोग्लोबिन नॉर्मल की तरह रखें। वंस वी ट्रांसफ्यूज देम, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हीमोग्लोबिन ब्लड तो जाता है, उसके साथ आयरन जिस्म में ज्यादा जाता है। आफ्टर 1500 नैनो के लेवल के बाद व्हाट हैपन कि आयरन जो है जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। जब जमा होना शुरू होता है तो इसमें हीमोक्रोमेटोसिस होती है, आयरन ओवरलोड, और उसके बाद जब वो एक्सेस क्रॉस कर जाता है तो वो इट्स बिकम टॉक्सिक टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जो फ्री रेडिकल इंजरी हमने पढ़ी होगी कि देयर इज अ फेंटोन रिएक्शन, फ्री रेडिकल इंजरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गन आपके टूटना और खराब होना, नॉन फंक्शनल होना, उनकी क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए, उससे बचाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड मल्टी स्पेशलिटी टीम, एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप द आयरन at a level
where they will not danger the life and they should not impair the function, the normal organs function. इनको अगर इनका आयरन ओवरलोड हो तो इनको डायबिटीज हो सकती है, पैंक्रियाज में इफेक्ट कर सकता है. इनको प्रॉब्लम आए तो इनका हार्ट में मायोसाइट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर से दे कैन डाई. ऑर्गन्स में एंडोक्राइन ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. डेंटल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, बोन्स की डिफॉर्मिटीज की वजह से तो डेंटल इवैल्यूएशन चाहिए होती है. फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन इनको डेवलप हो सकती है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए उसको चेक करने के लिए फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट चाहिए. फिर उसके साथ साथ आपको इनको देखने के लिए लॉन्ग टर्म पे इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, आई स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मल्टीपल टीम ये रिक्वायर होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दैट टीम विद अस. तो एक तो ये ट्रीटमेंट का तरीका है. इसके दौरान फिर इनको आप आयरन कलेशन देते हैं जो कि आयरन को निकालती रहती है, तो दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ. अब लॉन्गेस्ट लिव थैलेसीमिया 50 इयर्स क्रॉस कर रहे हैं. With the protocol which I have adopted, the same protocol which is a better prognosis. 2003 में 37-38 years तक चले जाते थे. 1970s में 2 साल से ऊपर इनकी जिंदगी नहीं थी. But with the good treatment protocols, iron chelating agents and everything, they become now they're better. Longest lived thalassemia मैंने पढ़ा था कहीं कि 75 years old. बड़े कई मशहूर लोग हैं, कैरियर्स जो हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन और जो फुटबॉलर हैं ज़ेडान फ्रॉम फ्रांस, दे बोथ आर थैलेसीमिया माइनर. तो प्रोग्नोसिस इसकी गुड है, मगर मैं जो बेस्ट रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है वो क्या है, गेट देम स्क्रीन सो दैट थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको आप होने से रोक सकते हैं. कैसे? स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो बड़ा जरूरी है. और 5 to 7% इंसिडेंस है कि थैलेसीमिया जो है वो होता है. यानी कि आउट ऑफ एवरी 100 देयर इज अ प्रोबेबिलिटी के 7 से 8 लोग हैं उनमें कैरियर होंगे. तो एट 2 लेवल्स द प्रिवेंशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड जो जरूरी है. वन इज एट द कम्युनिटी लेवल, जिसमें आप उनको अवेयर करें, और थैलेसीमिया सेंटर्स जितने भी हैं वहाँ पे जितनी फैमिलीज आ रही हैं सब वहीं आ रही हैं, उनको आप स्क्रीन आउट करें और स्क्रीन करने के बाद उनको रिजल्ट बता दें. अगर उनमें थैलेसीमिया माइनर आ रहे हैं so they should avoid getting married among carriers. एक कैरियर दूसरे कैरियर से शादी ना करे, बस ये इसका ट्रीटमेंट है. इसके बाद ना बच्चे पैदा होते हैं. वेरी सिंपल. a disease which is preventable by awareness. एक बीमारी जिसको आप कहने से रोक सकते हैं, and that is thalassemia. तो इसके that's all. So yes, there's one question which arises, so I just wanted to share the information about it. तो ये तो थैलेसीमिया के बारे में. इसी तरह हीमोफीलिया है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी है, वॉन वुडलैंड डिजीज है. तो ये सब इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं. फिर ये प्लास्टिक एनीमिया है, उसमें सब सेल लाइंस डिस्टर्ब हो जाती हैं. फिर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा है, प्लेटलेट क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके बाद प्लेटलेट लो हो जाते हैं. इसी तरह हेरिटरी स्फीरोसाइटोसिस है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है रेड ब्लड सेल का, एनकायरिन और ये इस तरह की चीजें इसमें डिस्टर्ब हो जाती हैं. इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं. तो ये इतनी सारी चीजें हैं, इनके सोल्यूशन जो है अवेलेबल नहीं है. And that is something which is worrying. मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मेरी अपनी जिंदगी में मैं कम से कम कुछ ना कुछ कंप्लीट करके जाऊं, और आगे के लिए मैं कुछ छोड़ के भी जाऊं. बहुत सारे काम होंगे जो आगे के लिए होंगे, कुछ काम होंगे जो शायद हम करके चले जाएंगे. तो ये सब करने के लिए जो है ना, बहुत सारे लोगों की जरूरत है. एक सोच के साथ तो आप काम शुरू करते हैं, और लोगों का मिलना बड़ा जरूरी है, काफिला बनना बड़ा जरूरी है, so that we can serve our community. हमारे बच्चे, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग
हम दुनिया में कहीं पे भी रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम टीवी चैनल कितना स्विच करके एक जगह पे एक न्यूज आ रही है कि कुछ हो रहा है और हम दूसरी चैनल पे चले जाएं, वहां तो कुछ नहीं हो रहा है। ये इसका सोल्यूशन नहीं है किसी भी तरीके से। इसका सोल्यूशन ये है कि उसी चैनल पे स्ट्रिक्ट करें और कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं। हम जहां जहां बैठे हुए सुन रहे हैं, वहां करीब करीब कुछ ना कुछ तो होगा जो मसले में होगा। हमें अपनी जिंदगी के कुछ पार्ट, try to spare some time of your life every day for those who are waiting and waiting and waiting that somebody will come and help them. ये एक दरवाजा है, उस दरवाजे की दूसरी तरफ देखने की कोशिश कीजिए। इस दरवाजे को जब आप नॉक करेंगे तो उसके पीछे से नॉक करने की आवाज आएगी, मगर उस दरवाजे को खोलना हमने, और यकीनन जब हम खोलेंगे तो एक समंदर है जो हमारा इंतजार कर रहा है। जिंदगी आसान भी है, मुश्किल भी है। हम बेहिस बन जाएं, सब कुछ ठीक है, और जिस दिन हम एहसास के साथ जिंदगी गुजारेंगे, उस दिन हर दिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मैं इसी एहसास के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। I wanted to be on the giving end. I wanted to serve my country. I wanted to serve the humanity. मैं अपनी जिंदगी, I believe there is a life after this life, and that is what I give and I convey to my team, my brothers and sisters, even my personal family members and everyone. हम सब की जिम्मेदारियां हैं, इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप जहां जहां भी हैं, आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करें, for God's sake। ये इतना आसान नहीं है। आप सबकी एफर्ट जो है ना, एटलीस्ट आप हमारे वेल विशर बने, एम्बेसडर्स बने, इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोचें। और यकीन करें कि जब मुझ जैसा आदमी, मुझे भी अल्लाह ताला इस काम के लिए, आई एम द चूजन वन, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझसे अल्लाह ताला ने इतने सारे काम करा लिए, मुझसे बड़े काबिल लोग पढ़े, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एंड मगर अल्लाह ताला ने काफी काम करवाए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि जो सोचें वो अपने भाई के लिए भी उसी तरह सोचें। कोशिश करें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना हम बेहतर कर सकें अपने अपने प्रोफेशन में रहते हुए। हेल्थ हमारा एक बेसिक प्रॉब्लम है। स्टेट, अक्सर लोग कहते हैं जी स्टेट ये नहीं कर रही, स्टेट वो नहीं कर रही। स्टेट बहुत कुछ कर रही है, स्टेट की मशीनरी का अंदाजा नहीं है हमें। हम एक अस्पताल बनाते हैं, मैं एक जगह देख रहा था, उन्होंने कहा 2030 तक हम 1400 बेड का अस्पताल बना देंगे। ऑलमोस्ट 10 years नाउ। और स्टेट क्या करती है? अभी मैं देख रहा था इन्फेक्शियस डिजीज पे कोविड का प्रॉब्लम आया, उन्होंने एक्सपो सेंटर को हॉस्पिटल में चेंज कर दिया विद इन अ मंथ। दिस इज द पावर ऑफ स्टेट। इन्फेक्शियस डिजीज का हॉस्पिटल जो है 6 महीने में तैयार हो गया, लोग बनाने में। तो हम कम्युनिटी जो है ना, हमारी पावर जो है ना, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। हम फैसिलिटेटर हो सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। हमें बुरा भला बोलने से ज्यादा इनके साथ हेल्प करनी चाहिए। हम अपना अपना पार्ट तो प्ले करके देखें। हम करने को तैयार नहीं है, हम टैक्स देने को तैयार नहीं है कि जी चोरी हो जाता है, ये होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब अपना काम पूरा कीजिए, ये इसका जवाब नहीं है। टू रॉन्ग कैन नॉट मेक वन थिंग राइट, ये समझ में आने वाली बात। अपना काम तो सही करना पड़ेगा। रोड पे ट्रैफिक अगर गलत चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसी तरह चलना शुरू कर दें। सो दैट्स हाउ मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। आई हैव 140 people team here, a very good team, a dedicated team in Punjab as well. तो हम इस तरह से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। We are trying our level best to improve the quality of care of these patients. Anything anybody would like to ask me, please? थैंक यू सो मच डॉक्टर आसम। बहुत ही इंस्पायरिंग लेक्चर था
और यकीन करें मतलब एक अवेयरनेस तो थी लेकिन उसके साथ जो इंस्पायरेशन और आपका ये जो 13 या 17 साल जितना भी 20 साल का एक बहुत लंबा अरसे का एक प्लान जर्नी है, यकीनन हम सब के लिए जो कि यंग हैं, यूथ हैं, मतलब हमारा फ्यूचर है, उन लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है कि हम किस तरह अपनी सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं। और एक बात सिर्फ मैं ये बताता चलूँ कि डॉक्टर आसिम के लेक्चर से मुझे एक बात ज़रूर अंदाज़ा हुआ है कि इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट लाइक अ वन विंडो या वन मैन शो। तो आप देख सकते हैं कि हम चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हों, क्योंकि इस सेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मल्टीपल रीजन से आ रहे हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे थैलेसीमिया हो या कोई भी बीमारी हो, तो उसके लिए कितना ज़्यादा टीम वर्क की मतलब ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ ऐसा ना समझे कि बीमारी है वो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का काम है। आप कम्युनिटी के मतलब कम्युनिटी में अवेयरनेस से, फंड रेजिंग से, इसके अलावा आप फैसिलिटेट करके लोगों को, यकीन करें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ यही नहीं पता होगा कि कौन से ऐसे आउटलेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके मतलब ट्रीटमेंट जो है या प्रॉपर केयर हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पाकिस्तान के अंदर, 60 to 70% पीपल आर स्टिल लिविंग इन सबअर्बन विलेजेस, वेरी अंडर प्रिविलेज एरियाज जो होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जिस लेवल तक भी है, आप इस टीम को ज्वाइन करें। अफसाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने शेयर किया है, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस है कि किस तरह आप इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, वेल विशर्स बन सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, इस इनिशिएटिव को। डॉक्टर आसिम साहब, मैं ना आई थिंक वी ऑलरेडी वेंट ओवर, लेकिन ये है कि हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे अपने पार्टिसिपेंट से। उसमें ये है कि मैं खुद ही क्वेश्चन आंसर का जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने मेंशन किया कि ये बीमारी ऐसी है जो कहने से भी रोकी जा सकती है, यानी अवेयरनेस से हम बहुत ज़्यादा लेवल तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस से यानी मेडिकल प्रैक्टिस से आप बता सकते हैं कि यानी एक टैबू भी होता है, राइट? बहुत से लोग हैं जो स्क्रीनिंग ही नहीं करवाना चाह रहे होते, या ये फैसिलिटीज़ अभी तक इतनी कॉमन हुई नहीं है कि लोग हम इसको कर सकें। तो आपने जो पेशेंट्स देखते हैं उनके अंदर किस तरह के ट्रेंड्स आपको नज़र आते हैं? क्या सिटीज़ में ज़्यादा है या सबअर्बन में, या किस एरिया में हम ज़्यादा मतलब इसको आउटरीच कर सकते हैं? देखें, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ओवर इट, और इसमें मैंने अभी एक रिसेंटली वन ऑफ माय पेपर व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड, हमने इसकी जितनी भी एथनिसिटी है जिसमें कॉमन है, अभी हमने उस पर काफी काम किया है, और उस पे ये हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि ये कौन कौन सी ट्राइब्स में कॉमन है। अब ये बिल्कुल वेल नोन हो गया कि पाकिस्तान में कितनी ट्राइब्स में ये कॉमन है। साउदर्न पंजाब में बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से बलोच कम्युनिटी में, इस तरह से इस तरह से कई चीज़ें जो इस पेपर में पब्लिश होने की हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ भी कि ये मगर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि इंटर रिलेटिव मैरिजेस नहीं करें, तो मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि जिस ट्राइब में ये कॉमन है वहां पे ना करें, मगर उसके अलावा कर सकते हैं। तो क्या है कि क्रॉसिंग ऑन द रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल, हमें पता होना चाहिए कि रेड सिग्नल पे क्रॉस करेंगे तो क्या होने वाला है। तो ये जितने भी थैलेसीमिया के बच्चे हैं इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी थैलेसीमिया सेंटर के साथ अटैच हैं। करना ये है दूसरा काम कि इनकी फैमिली को, इनके इमीडिएट जितने बच्चे हैं उनको स्क्रीन करें हर सेंटर में। तो 70% तो आप वैसे ही खत्म कर देंगे इसको। नाउ कमिंग बैक टू द कम्युनिटी, उसमें ये होगा कि आप उनको स्लोली, जो एक प्रिवेंशन प्रोग्राम है, आप एजुकेशन में, करिकुलम में लेके आए, दैट्स हाउ वी कैन डू इट। तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। द प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट को इस लेवल पे आना पड़ेगा कि थैलेसीमिया के अगर 100,000 लोग मौजूद हैं तो बहुत ज्यादा हैं ये कैरियर, तो इनको स्क्रीन करने के लिए इनको किसी न किसी जगह पे एक चेक लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, NIC, हर आदमी ने नेशनल ID कार्ड बनाना है। So whenever they're going for NIC, they should get a screen for thalassemia. So that whenever there is a time for getting married, और तो आपको पता है कि आप कैरियर हैं, अब कैरियर से शादी ना करें, खत्म हो गया मसला।
End of the story. It's very simple, but at the same time, it is very difficult. If you miss the train, then you are on. फिर उसके बाद तो हमें इसको प्लान करने की जरूरत है. मैंने एक एडवाइस किया कि 10 सब्जेक्ट जो हैं, यानी कि टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, सी, डेंगू फीवर, कोविड, malnutrition, thalassemia. This should be the part of grade 10 and grade 12 curriculum. और स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उसको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो बच्चे ये पढ़ेंगे फिर, और उसमें से क्वेश्चन दें. उस पूरे उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन दें, 3 नंबर का, एक पैनल उसमें से आए. तो क्या होगा कि जब आप ये यूथ को बताने जाएंगे कि भाई बाद में, तो कम्युनिटी में खुद ही ऑटोमेटिकली लेजिस्लेशन लाने की जरूरत भी नहीं है. पीपल शुड बी वेल अवेयर. कोविड के बारे में हमने कितने अवेयर हो गए, HIV के बारे में हो गए, नमूनिया के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में क्यों हुए? इट्स बिकॉज वी हैव डन अ वंडरफुल कवरेज अवेयरनेस प्रोग्राम. व्हाई नॉट फॉर थैलेसीमिया? ये मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाई नॉट फॉर थैलेसीमिया, व्हाई नॉट? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. हम पाकिस्तान में बहुत सारा टाइम जो है ना, मैंने पैमरा से और कई टीवी चैनल से कहा कि मुझे 5 सेकंड दे दीजिए एवरी चैनल. सिर्फ 5 सेकंड क्या दे? शादी से पहले थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराएं, अपने आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया से बचाएं. बस ये 5 सेकंड देने को तैयार नहीं है. ये 5 सेकंड दे दें तो दुनिया को आप बहुत कुछ दे देंगे, पाकिस्तान को हम बहुत कुछ दे देंगे. क्योंकि जो इतना फंड जो हम यूज कर रहे हैं इनकी ट्रीटमेंट पे, वो इससे शिफ्ट हो जाएगा किसी और हेल्थ डिजीज के ऊपर. तो ये हमें करने की जरूरत है. प्लीज. थैंक यू सो मच फॉर कम्प्रिहेंसिव आंसर. वाकई ये बिल्कुल ठीक बात है. पार्टिसिपेंट आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है और किस तरह हम इतना बड़ा रोल अदा कर सकते हैं सिंपल लोगों को अवेयर करने से कि आप जो कैरियर्स हैं, जिसमें ये है कि आपके पास 2 सिंपल वर्ड्स में ये है कि आप जो एक हाफ पार्ट ऑफ द डिजीज और हाफ पार्ट ऑफ द हेल्दी जीनोम जो है वो आपके पास होता है. तो आप इस तरह के जो कैरियर्स हैं आपस में शादी ना करें. मैं अब इसके बाद ना पार्टिसिपेंट में से कुछ जिन लोग, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज करें और हम आपको स्पीक करने की परमिशन दे देंगे. इसमें देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आर हियर, 1-2 आए हैं. मोहम्मद रमीज, यू कैन स्पीक नाउ. यस प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर कैन यू, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बात की थी कि प्रमोशन हम इतनी नहीं करते, तो सर अगर प्रमोशन अगर आप करेंगे तो इसके साथ एक अवेयरनेस भी हो जाएगी, और दूसरा ये कि जो फाउंडेशन है उसके लिए फंड्स के लिए भी एक ओपन डोर, सर नया वे एक ओपन हो जाएगा सर. यस यू आर राइट ब्रदर. द क्वेश्चन इज कि हमारे पास वो फंड्स नहीं हो पाते, या हम वो कांटेक्ट शायद हमारे पास नहीं है, या लोग शायद हमें, तो उसमें कभी कभी हम कोशिश करते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में, फेसबुक और इसको हम यूज करते हैं कैंपेन के लिए. वी आर डूइंग, जैसे इस बार हमने ये किया है कि जितने सेंटर्स हैं उनकी इमरजेंसी केयर को हमने फ्री कर दिया. वी आर एबल टू डू इट. अल्लाह ताला से हमने दुआ की कि हम इस काबिल कर सकें, तो वो वी आर एबल टू डू इट. नाउ वी आर डूइंग इट. दिस इज समथिंग व्हिच वी आर डूइंग. यस यू आर राइट. इसमें आप लोग सब हेल्प करें, इसको हमें हमारी वेबसाइट और इसको आप जितना ज्यादा आप शेयर कर सकें इस फोरम से तो प्लीज कीजिए. हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ इस पर्टिकुलर टास्क के लिए आ जाएं, हमें हेल्प आउट करने के लिए. ओके सर, थैंक यू. Thank you, Ramesh. Any other person, if you guys have any question, just raise your hand. सर एक फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे जब पेशेंट्स आते हैं तो उसमें मतलब जो डायग्नोसिस होता है वो किस एज में ज्यादातर आपके पास पेशेंट आते हैं? अर्ली एज में आ जाते हैं या फिर लेट एजेस में भी लोग आते हैं? थैलेसीमिया की तो डायग्नोसिस ऑटोमेटिकली होना ही होता है, क्योंकि 6 मंथ्स की एज पे फीटल हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाती है. देखिए ना, जो बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे जिंदा रहता है, ये एक सवाल है ना. वो इसलिए रहता है कि उसकी फीटल हीमोग्लोबिन ठीक होती है. वो फीटल हीमोग्लोबिन 6 महीने जब पैदाइश के बाद फीटल हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू होती है
और वो खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली एट द एज ऑफ 6 months, और उस वक्त HbF खत्म होती है और HbA को ऊपर आना होता है। तो होता क्या है कि HbF नीचे चली जाती है, HbA ऊपर नहीं आती है। तो उस वक्त फिर हमें पता लगता है 6 से 8 महीने की उम्र में, जब बच्चे एनेमिक होना शुरू होते हैं, क्योंकि उनकी हेल्दी हीमोग्लोबिन बनती नहीं है, जो पैदाइश से पहले की हीमोग्लोबिन होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज द क्रिटिकल टाइम 6 months to 12 months, इसमें बच्चे लेथार्जिक होना, खा नहीं रही, खा रहे हैं। मदर इज द बेस्ट ऑब्जर्वर, वो ये कहती है कि नहीं मेरा बच्चा लेजी हो रहा है, एनेमिक हो रहा है, पेल हो रहा है, सोता ज्यादा है, खाता नहीं है। फिर उसका टेस्ट होता है तो उसमें पता लगता है। There is one question about what is the success rate for using DMT for cure thalassemia. ये क्वेश्चन आया हुआ है, so I just wanted to give one answer to that. कि bone marrow transplant और stem cell transplant, there are two. अब तो हैप्लो पे भी हो रहा है काम, यानी कि अनमैच पे भी किसका सक्सेस रेट बेहतर है। तो यहाँ पे 2 टीम्स काम कर रही हैं। एक टीम जो पायनियर है, हमारे टीचर भी हैं, डॉक्टर ताइश सादे मोहतरम भी है मेरे, उन्होंने पायनियर है, पाकिस्तान यूनिट शुरू किया है, वो कर रहे हैं। दूसरे लॉरेंस फॉकनर हैं जो इटली से हैं, वो भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हम इस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं स्लोली, और हम चाहते हैं कि जितना भी ट्रांसप्लांट हो वो उसमें पैसे ना लगे, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा हैं। तो वो कोई ना कोई, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, बट इवन समबडी इज नॉट पेइंग, समबडी इज पेइंग। तो उसको हम उसके एक्सपेंसेस को किसी तरीके से सपोर्ट कर सकें। एंड द सक्सेस रेट इज वेरी गुड फॉर थैलेसीमिया एंड प्लास्टिक एनीमिया, इनका बड़ा अच्छा है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। There's one more, what to do if CVS test results are positive for thalassemia. देखें CVS जो recommended है, वो CVS जो chorionic villus sampling इसको कहते हैं, ये recommended है 12 to 18 weeks से पहले इसको recommend करते हैं। इसलिए करते हैं कि इस दौरान it is just like a flesh, हार्ट एक्टिविटी नहीं डेवलप हुई होती, जो सऊदी अरब का फतवा और सब वो है। क्योंकि अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी करनी होती है तो उसमें वो यही कहते हैं कि अगर लिविंग हो गया, अगर हार्ट एक्टिविटी आ गई, देन इट्स हेल्दी, उसको फिर वो करना गलत है। उससे पहले जो करना है करें। तो इसलिए वो कहते हैं 12 हफ्ते में, 13 हफ्ते में आप टेस्ट करके देख लें, इट इज जस्ट लाइक ए फ्लैश। तो मैं कहता हूँ यहाँ तक जाने की जरूरत क्या है, इससे पहले ही आप एक कैरियर जो है नॉन कैरियर से शादी करें तो ये मसले ही नहीं आएंगे। तो मेरे यहाँ अपने सेंटर में 17-18 साल में 2 या 3 अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं, अदरवाइज उन जो फैमिलीज हैं उनमें से कोई बच्चों को थैलेसीमिया दोबारा नहीं हुआ। सो दिस इज काइंड ऑफ जी। डॉक्टर आसम ये बताइएगा थोड़ा सा कि कास्ट वगैरह के हिसाब से कितनी कास्ट आती है स्क्रीनिंग के ऊपर? अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपका रेड बस का बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह हो सकता है कि रेड बस से मतलब लिंक करके स्क्रीनिंग को भी इसी तरह लॉन्च कर सके? रैंडम स्क्रीनिंग की जरूरत होगी या टारगेट होनी चाहिए? देखिए स्क्रीनिंग जो है ना, पहले 2 लेवल हैं स्क्रीनिंग के। एक लेवल ये है कि थैलेसीमिया को ढूंढना है आपने, और वो इमीडिएटली ढूंढना है कैरियर्स को, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। वो कौन सी हैं? इंडेक्स फैमिलीज हैं, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने थैलेसीमिया सेंटर्स हैं पाकिस्तान, उनमें वो सब मौजूद है। हर थैलेसीमिया सेंटर, जो बच्चा एक आया है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने आप को, वो उसको हुआ है तो आपको पता लगा है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये तो वो है जिसने अपनी जिंदगी जो है इसके लिए दे दी है, वो सेक्रीफाइस करता है तो उस फैमिली का आपको पता लगता है। अब क्या करना है कि अगर एक फैमिली है उसमें 4 बच्चे हैं, एक को थैलेसीमिया है, बाकी नॉर्मल लग रहे हैं, उन 3 को आप स्क्रीन कर दीजिए। तो देखिए एक there's one box with 2 holes, एक को तो बंद करना पड़ेगा, जो मोस्ट प्रोडक्टिव है उसको बंद करें। फिर आती है बात, और इसमें जो टेस्ट होता है, एक होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, वो देखें आप, और उसके बाद आइदर यू गो ऑन HPLC और इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यू गो ऑन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। HbA2 एक चीज होती है जिसपे आप डायग्नोज करते हैं थैलेसीमिया को, ये कैरियर है या नहीं है, 3.5% से ऊपर है या कम है। मसला पाकिस्तान में ये आ रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी उतना ही है जितना थैलेसीमिया है। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो A2 को मास्क कर देता है। मास्क करने का मतलब क्या है कि वो नजर नहीं आएगा। तो आपके कैरियर्स अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ हैं वो तो मास्क हो जाएंगे। तो बेस्ट थिंग इज गो फॉर अ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है उसकी कॉस्ट कमर्शियल बहुत ज्यादा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कमर्शियल कॉस्ट से हटा के
आई एम वर्किंग ऑन BCL2 लैब। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी और रहम किया हमारे ऊपर, तो हम इसको 3 से 4 महीने में डेवलप कर लेंगे और उस पर फिर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करके देंगे, कॉस्ट इफेक्टिव। आजकल एक डायग्नोसिस करने में थैलेसीमिया के 3200 रुपीज लग जाते हैं। रेंज इज 1800 to 3200। ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। देखें, एक एवरेज सैलरी पाकिस्तान में जो है वो 25,000 से 40,000 है, और उसमें से अगर किसी के 3 से 5,000 रुपए एक बार में निकल जाएं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है। 15% 20% ऑफ द सैलरी उसने बजट किया हुआ है अपनी सैलरी को, वो कैसे करेगा? तो मेरा ये है कि इसको 1,000 रुपए के अंदर आना चाहिए। मेरा मैं इसको फोर्सी कर रहा हूँ कि हम इसको 600-700 रुपए पे ले आएंगे, क्योंकि हमारा कमर्शियल एलिमेंट कोई नहीं है, जो भी कॉस्ट होगी इससे ऊपर नहीं होगा। तो मैं यही कुछ प्लान अभी कर रहा हूँ। मगर ये कि अगर हम वैसे सोचें जो लोग करवा सकते हैं, तो 2,000 रुपए पूरी जिंदगी में एक दफा इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है अपने ऊपर। इसको डिवाइड कर लें अपनी एवरेज जिंदगी के साथ, तो इट्स नथिंग। उससे बेहतर है कि आपको बाद में पता लगे कि आप कैरियर हैं और आपकी किसी कैरियर से शादी हो गई। हम कब परेशान होते हैं? अगर हम मैरिड हैं और हमारे बच्चे की एक दिन अगर किसी की तबीयत सही नहीं है, हम कहते हैं पहले ये ठीक हो जाए इसके बाद काम करेंगे। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सोचें कितने बच्चे हैं जो रोजाना जिनको प्रिक होती है, उनके बच्चे जाते हैं हॉस्पिटल, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो जाते हैं हॉस्पिटल, उनको प्रिक होती है। नोबडी लाइक कि उसके बच्चे को प्रिक करे कोई। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने वैनोग्राम्स रखवाए ताकि सिंगल प्रिक में हो जाए, इवन देन नोबडी लाइक्स इट। किसी बच्चे को एक प्रिक होना, वालिदैन जो होते हैं उनके दिल पे पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और एक प्रिक में अगर कुछ नहीं हुआ और सेकंड प्रिक हो गई तो वो तो बुरे हाल हो जाते हैं। आप सोचे कितना पेनफुल है ये। हमें मेहनत करनी है, इन बच्चों को इस पेन से निकालना है, इनके वालिदैन को इस पेन से निकालना है। और ये सब कुछ पॉसिबल है वंस वी वर्क एज अ कम्युनिटी, जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसम। एक और फॉलोअप क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड कि जब बच्चे जो हैं उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है, डेफिनेटली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, मेरे ख्याल में वो बड़ा इमीडिएट ट्रीटमेंट होगा काफ़ी सारे सिनेरियोज में थैलेसीमिया में। तो उसमें ये होता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए यानी आपका एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो वर्कआउट करता है, या कितनी दफ़ा एक बच्चे को प्रेक या हॉस्पिटल जो है विजिट करना पड़ता है? देखिए, कोशिश हम ये करते हैं कि बच्चे जो हैं वो इवन संडे द सर्विसेज आर ऑन और इट्स 24 आवर सर्विसेज। कोशिश इसमें यही है कि हम कोशिश ये करते हैं कि 4 to 5 आवर्स के अंदर एक सेशन जो है कंप्लीट हो जाए उनका, और उसके बाद उनको फॉलोअप्स में बीच में आना पड़ता है। तो अब जैसे कई बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो दे आर वेलकम, दे हैव अ प्लानिंग कि उनको हम 6 बजे के बाद देखें शाम में। कुछ पेरेंट्स हैं जो जॉब पे जा रहे हैं, वो संडेज को आ जाएं। कुछ बच्चे हैं इनका सैटरडे ऑफ नहीं है, तो फिर हम संडे बुला लेते हैं, शाम में बुला लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इनको अकोमोडेट करूँ मैं, और कोशिश यही होती है स्टाफ को। मेरा एक स्लोगन है, पेशेंट इज ऑलवेज राइट एंड इफ ही इज रॉन्ग दैट्स फाइन, बट ही इज ऑलवेज राइट। क्योंकि जिस सिनारियो में वो आपके पास पहुंच रहा है, he is not well oriented to time and space। मगर हम तो हैं, अगर वो नाराज भी होता है तो उसको देख लें, जब वो ओरिएंटेड टू टाइम एंड स्पेस होगा फिर समझा लेंगे उसको। क्योंकि हाँ, वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है, हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें, हम में से किसी को उस तकलीफ में ना डाले। बहुत ब्रेव लोग हैं वो, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनको सलूट करना चाहिए, उनके बच्चों को प्यार करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। बहुत बहुत हिम्मत के साथ आते हैं। हमें कहना बड़ा आसान है, मगर जिसके साथ गुजरती है तो बस उसके साथ ही गुजरती है और किसी के साथ नहीं गुजरती। और सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होती है उसमें? उसकी माँ होती है। बाप जॉब पे जाना शुरू करता है, बाप भी उतना ही तकलीफ में होता है, माँ और बाप। मगर एट द एंड ऑफ डे माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसने घर देखना है, उसने हेल्दी बच्चों को भी देखना है। और हमारा कल्चर सिस्टम ये है कि उसने ब्रेकफास्ट भी उसी ने देना है,
खाना भी उसी ने देना है, रात का खाना भी उसने देना है, और उसके साथ साथ उसने बच्चे को ट्रांसफर के लिए भी लेके आना है, और घर जाके उसने और जो हेल्दी बच्चे हैं उनको भी देखना है, उसका स्कूल भी देखना है, सब कुछ देखना है उसने. इट्स नॉट ए इजी थिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो गेट योरसेल्फ स्क्रीन बिफोर इट्स टू लेट. जी. Thank you so much. I think it would be the second last question. Someone asked in the question answer tab, what is the role of the clinical dietitians? किस तरह diet जो है वो एक role play कर सकती है? It's a very good question. It's a very good question. Dietitian जो हैं, देखिए हमारे मुल्क में बैलेंस डाइट तो कुछ है नहीं. एंड विथ कर्टिसी आजकल जो ऑनलाइन खाना शाना इतना ज़्यादा आ रहा है, उसमें हम अपनी चीज़ों को बहुत, इन बच्चों में हमें आयरन जिस फूड में कम हो और जिसमें हेल्दी डाइट ज़्यादा हो, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके वो डाइट हो, ऐसी डाइट जिसमें आयरन कम हो, फाइबर ज़्यादा हो, जिसके अंदर विटामिन ज़्यादा हो, इस तरह की डाइट पे हमें इनको लेके जाना होता है. तो देयर इज ए स्पेसिफिक गाइडलाइन व्हिच इज अवेलेबल फॉर द डाइट ऑफ दीज पेशेंट. तो वो जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें, स्पेसिफिक डाइटरी रिक्वायरमेंट को गाइड कर सके. ज़्यादातर हम लोग वैसे भी उस डाइट के ऊपर हम जैसे जाना चाहें तो जा सकते हैं और हम उसका ख्याल कर सकते हैं. बिल्कुल. तो डाइटरी रिक्वायरमेंट है, इसकी स्पेसिफिक है. यस. Thank you so much. Just last question. कि जब हम बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली होता है इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या बोन मैरो और बाकी कोई इस तरह के एडवांस लेवल जैसे जीन थेरेपी और एडिटिंग वगैरह के कुछ फैसिलिटीज हैं कि नहीं है अभी, मतलब जस्ट फॉर द पब्लिक अवेयरनेस? देखिए क्रिस्पर पे तो अभी काम दुनिया में शुरू हुआ है जी. है ना. अभी तो जिन लोगों को उन्होंने 2012 में पागल करार दे दिया था, अब उनको नोबेल दे दिया. Yeah, they just received recently. ठीक है ना जी. तो दिस इज सम, ये इंशाल्लाह इस पे काम होगा. तो असल इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, वन इज द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट व्हिच इज अवेलेबल, व्हिच इज ट्रांसफ्यूजन हाइपरट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल. वन इज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, वन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट. इसके अलावा कुछ मेडिसिन पे काम होता है जो सर्टेन जीन्स के ऊपर उस पर रिस्पॉन्स करती हैं. जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया पे लोगों ने काम किया. हाइड्रोक्सी यूरिया एक कीमोथेरेपिक एजेंट है जिसकी टॉक्सिसिटी भी है, लॉन्ग टर्म उसके सेकंड मैलिग्नेंसी के साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो उसको मॉनिटर करने की जरूरत भी है. मगर ये मेडिसिन जो है इट इज नॉट इफेक्टिव इन एवरी पेशेंट, इट्स लेस देन 5% ऑफ द पेशेंट में. अभी कुछ लोग हैं जो थैलेडोमाइड पे काम करने के चक्कर में हैं बहुत ज्यादा. तो मगर क्वेश्चन उसमें ये आता है कि थैलेडोमाइड जो है उस पे आपको पता है 1960s में काफी प्रॉब्लम्स और उससे प्रेगनेंसी रिलेटेड कितने प्रॉब्लम्स और उसमें साइड इफेक्ट्स से कितने टॉक्सिसिटी बहुत उसकी. द क्वेश्चन इज के वो मेडिसिन ऐसी है जो फीटल हेमोग्लोबिन को बढ़ाती है, मगर उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसके साइड इफेक्ट्स अपने बहुत ज्यादा हैं. वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी करती है, वो थ्रोम्बोटिक इवेंट्स भी करती है, वो इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी करती है, काफी कुछ करती है. तो क्या ऐसी मेडिसिन जो है तो उसके लिए कंट्रोल आए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल प्रोस्पेक्टिवली वो पूरा एक काम होना चाहिए. उस पर भी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको कंसेंट फॉर्म डिजाइन करने होंगे, आपने पेशेंट को एक एक चीज बतानी होगी, फिर उसकी बेसिस पे उसकी विल क्या है उसको आपने ओपन हैंडेड छोड़ना होगा. तो वो उसके बाद फिर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. ऐसा नहीं हो सकता है कि दे आर नॉट गिनी पिग्स कि आप उठा के किसी को भी कुछ शुरू कर दें. तो इस तरह की चीजें हैं मौजूद, मगर बहुत एहतियात के साथ उसको देखने की जरूरत है किस तरह से हम कर सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिम भाई. एक बस ये लास्ट एक थोड़ी सी ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, आप सबका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में ज्वाइन करने का. सेकंड, जो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, जैसे कि डॉक्टर आसिम ने पहले भी बताया कि स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा कर सकती है. ऐसी जो थैलेसीमिया से रिलेटेड या बाकी जो भी ब्लड बोर्न डिसऑर्डर्स हैं जो कि अवेयरनेस है जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, कंट्रोल कर सकते हैं, तो प्लीज आप लोग जो है वो खैरकुन के थ्रू आप डायरेक्ट जो है वो अफसाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन है,
मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना उनका पेज विजिट करें और हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी आपको उनके जो कंसर्न पर्सन होंगे, आप डॉक्टर आसिम से खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो एक टीम है खैरकुन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हमारा मिशन जो है स्टूडेंट लीडर्स इन पब्लिक हेल्थ इन पाकिस्तान, की एक ऐसी स्टूडेंट बेस्ड कम्युनिटी बनाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना कि स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप देखें कि वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अगर हैं तो वो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि दे आर द मोस्ट एजुकेटेड पीपल। तो वो एक चीज को जो लीड कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, अगर वो पूरी कम्युनिटी को नहीं, एक फैमिली को एटलीस्ट एजुकेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फेलोज फोक्स को वो इंस्पायर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इनिशिएटिव। किस तरह हम वो वाला जो हमारा स्लोगन है कि इफ वी all do a little, we can do a lot. We have to save one life. This is our mission. So please be a part of this great initiative. और इसके साथ साथ वो वाला जो स्लोगन डॉक्टर साहब ने पहले भी मेंशन किया कि एहसास करो कुछ खास करो। यकीन करिए डॉक्टर साहब, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। मैंने खुद भी मतलब और भी बहुत सारे होस्ट भी किए हैं, प्रेजेंट भी किया है, लेकिन इट वाज रियली इंस्पायरिंग जर्नी since you started the अफसाल मेमोरियल फाउंडेशन। और इसके अलावा बाकी भी आपने जितने पैशन के साथ आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्व कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और आपको करेज दे, हिम्मत दे, ताकि आप हमारे लिए इंस्पायरेशन बने। और बाकी जो हमारी यूथ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने प्रोफेशन में तो सक्सीड करना हर बंदा चाहता है, और हम भी सपोर्ट करते हैं इस माटो को, इस मिशन को, क्योंकि हम नहीं सक्सीड करेंगे तो डेफिनेटली हम लेगेसी में क्या छोड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि अपने साथ साथ दूसरों का एहसास करना, उनके दुख और दर्द को समझना और कुछ पे बैक करना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है इसको बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इसके साथ डॉक्टर आसिम, अगर आप कोई भी फाइनल रिमार्क्स देना चाहते हैं तो आप हमारे पार्टिसिपेंट के साथ शेयर कर दें। मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी डाला हुआ है कि आई बिलीव इन वन लाइफ एंड वन अपॉर्चुनिटी। मैं ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में गया था, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो मेरा आंसर उनको सिर्फ ये था, एटलीस्ट वन लाइफ। एक जिंदगी तो ऐसे काम में देनी पड़ती है। ये एक ऐसी चीज है जो कि जिंदगी में आप सब क्रॉसओवर स्पेस से हम निकलते हैं, हम एहसास भी नहीं करते, हम निकल जाते हैं। मगर अल्लाह ताला ने एक जिंदगी दी है, हेल्दी जिंदगी दी है। इसको फॉर ग्रांटेड मत लें, इसको फॉर ऐसा ना समझें कि बस ये ऐसे नहीं है। ये इसको किसी काम के लिए दिया गया है। इसको एब्यूज मत करें। और एक चीज बड़ी मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि एक ब्लैक एंड व्हाइट, तो मैं आई आस्क्ड माय वाइफ के फिर ग्रे एरिया क्या होता है, तो उसने बड़ा अच्छा मुझे जवाब दिया कि ग्रे एरिया वो होता है, वो टाइम होता है जिसमें से आप ब्लैक या व्हाइट में आपको राइट और रॉन्ग में जाना होता है। सही। दैट इज अ ग्रे एरिया। वो टाइम होता है जिसमें से आपने राइट या रॉन्ग को सिलेक्ट करना होता है। ग्रे एरिया में ज्यादा दिन मत रहिए, राइट साइड पे आ जाइए। देयर इज वन लाइफ एंड देयर इज वन अपॉर्चुनिटी। बाकी आपके अपने ऊपर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा मैसेज है। इसके साथ साथ तमाम पार्टिसिपेंट का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आप फ्यूचर में भी देखेंगे कि हम खैरकौन के प्लेटफॉर्म के थ्रू अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करते रहेंगे और अपने प्लेटफॉर्म से शेयर करते रहेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड और कीप जॉइनिंग अस इन दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस सेशंस, और जो हमारी प्रैक्टिकल ग्राउंड एक्टिविटीज़ होंगी उनके अंदर भी। Thank you so much, Dr. Asim Kidwai, once again for joining us today in this very wonderful, informative session. And I hope we will be working in the future as well. Thank you. Keep doing this great work. We really salute you. Thanks. Thank you. Now I'm going to end this meeting. Thank you so much, everyone, and have a wonderful night over there. Bye.